अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए जिसकी कब्ज़ा कुदरत में आपकी और मेरी सांसें हैं। लाखों करोड़ों दुरूद नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन है। ख़वातीन व हज़रात, बहुत ही लंबे अरसे के बाद आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इंतख़ाबात का ऐलान सुप्रीम कोर्ट के कहने पे किया तो गया, लेकिन उसके बाद जो एक वहाँ पे यूनियन काउंसिल्स और जो वार्ड्स हैं उनकी तकसीम पे अवाम सरापाए एहतजाज है। कहीं पे लोग आपने देखा होगा कि रोडें ब्लॉक करके इस सर्दी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहीं पे आपने देखा होगा कि लोग अपने जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनके ऑफिस के बाहर खड़े हैं। आपने ये पिछले 2, 3, 4 दिनों से मुसलसल देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा पैनिक है। कुछ लिस्टें लग गई हैं ज़िला पुंछ में, मुज़फ़्फ़राबाद में, बलोच में और कहीं पे अभी लगना बाकी है। आज हम चूँकि बात करेंगे जो LA-20 पुंछ 3 है, जो इस दफ़ा नया हल्का क्रिएट किया गया, तो हम इस पे बात करेंगे आज कि इसमें क्या पोजीशन है और इसमें जो यूनियन काउंसिल्स हैं क्या उनको उसी तरह बरकरार रखा गया। इसमें चूँकि जो सबसे बड़ी तब्दीली की गई है, यूनियन काउंसिल जो पखर थी उसको उसी तरह रखा गया है। यूनियन काउंसिल जो अली सोजुल थी उसको भी उसी तरह रखा गया है। लेकिन इसमें जो तब्दीली की गई है वो यूनियन काउंसिल बंजोसा जो थी उसको अभी मिलाकर यूनियन काउंसिल हुसैन कोर्ट के साथ मिलाकर एक यूनियन काउंसिल बनाई गई है। यूनियन काउंसिल जो बंजोसा थी तो ये चूंकि ज़ाहिर है 1982 से यूनियन काउंसिल थी और ये एक कोर्ट से आर्डर पर यूनियन काउंसिल बनाई गई थी। दूसरा जो यूनियन काउंसिल जंडाली थी उसको दोतान के साथ मिलाया गया और उसको भी यूनियन काउंसिल बनाया गया, एक अलग यूनियन काउंसिल। और उसके अलावा जो बाकी यूनियन काउंसिल्स थी पखर और अली सोजुल उसको उसी तरह रखा गया है। और इसमें हल्के में चूंकि इस दफा पिट कोर्ट हमारे साथ शामिल हुआ था इस हल्के में, और पिट कोर्ट के शामिल होने के बाद चूंकि पिट कोर्ट को ज़ाहिर है कहीं पे इसी तरह एडजस्ट किया जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक उसका चूंकि कोई ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर नहीं हुआ और लिस्ट भी अभी तक नहीं लगी। बहुत ज़्यादा इम्कानात यही हैं कि पीट कोर्ट को इस दफ़ा भी पोठी छपरियाँ के साथ मिलाकर यूनियन काउंसिल उस तरफ और जो बाकी जो इलेक्शंस में इस तरफ हल्का ये और यूनियन काउंसिल उधर शामिल की जाएगी। ये 3-4 बड़ी तब्दीलियाँ थी जो इस दफ़ा की गई हैं। बाकी चूँकि आपको पता है कि सारा बाकी जो ज़िले थे उनमें अब्बासपुर में एक एक्स्ट्रा यूनियन काउंसिल बनाई गई है। बाकी जो अजीरा वाली थी उसका चूँकि आज ऐलान होना था, तो वो मेरा ख्याल है शायद अभी तक हमारे पास कोई उस तरह से मुसद्दक़ा इत्तलात नहीं हुई है कि उनका क्या हुआ। मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवाता हूँ और उसके बाद हम बात करते हैं इस पर कि ये क्या होने क्या जा रहा है। क्या ये जो आबादी 2017 के बाद चूँकि बढ़ गई है, 2021 है, 4 साल हैं, आबादी बढ़ गई है और लोग ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर है आबादी के बढ़ने के बाद यूनियन काउंसिल्स भी उसी रफ्तार से या उसी मुनासबत से बनाई जानी चाहिए। मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करवा देता हूँ। मेरे साथ एडवोकेट काज़ी अमजद साहब मौजूद हैं इस्लामाबाद में, पिट कोर्ट से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम अमजद भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? शायद सब ठीक है। आपको हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं अमजद भाई। आपसे बात करते हैं हम। मैं अपने दूसरे मेहमानों का तारुफ करवा दूं। मेरे साथ इस वक्त जो दूसरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं वो सरदार साबिर साहब हैं। पाकिस्तान तहरीक उनका ताल्लुक है और ये पखर यूनियन काउंसिल से। अस्सलाम वालेकुम साबिर साहब। मेरे जो तीसरे मेहमान हैं वो भी पिट कोर्ट से हैं और ये यूनियन काउंसिल पिट कोर्ट से कौसर हबीब साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम कौसर साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे चौथे मेहमान काजी सादिक तरावी साहब होंगे। वो यूनियन काउंसिल अली सोजुल से होंगे। उन्होंने मुझे अभी तक ज्वाइन नहीं किया। जैसे ही वो मुझे ज्वाइन करेंगे हम उनसे भी बात करेंगे। अमजद भाई, हम आपसे प्रोग्राम का आगाज आपसे करते हैं कि जिस तरह ये इश्यूज हैं यूनियन काउंसिल्स के, क्या कहते हैं आप? जो आपको अगर इस तरह की पोटी छपरियों के साथ दोबारा मिलाया जा रहा है, पोटी छपरियों में शामिल किया जा रहा है आपको, तो हल्के में आप 3 में हैं, उधर आपको पोटी छपरियाँ 2 में शामिल किया जाए। दूसरा जो आबादी के एतबार से अगर देखा जाए तो पिरकोट ज़रा एक बड़ी आबादी वाला एरिया है। और तीसरा ये कि पिरकोट बुनियादी तौर पर जो बुनियादी सहूलियात हैं उनसे महरूम है। बल्कि आप कह सकते हैं कि सहूलियात नहीं बल्कि बुनियादी ज़रूरियात से महरूम है।
क्योंकि वहां पे ना तो कोई डिस्पेंसरी है, ना कोई अस्पताल है, ना कोई स्कूल है, ना कोई रोड है, किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं है वहां पे। आप पहले हल्का नंबर 2 के आखिरी कोने में थे, अब हल्का नंबर 3 के आखिरी कोने में। तो ये महरूमियों का सिलसिला क्या आपके साथ इसी तरह लगा रहेगा, चलता रहेगा? बिस्मिल्लाह शाह साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज हमें अपने इस चैनल के थ्रू हमें ये मौका फराहम किया कि हम अपनी बात अरबाब इख्तियार तक पहुँचा सकें। बुनियादी तौर पर मैं थोड़ी सी डिटेल बात करूंगा। पीछे जब डिलिमिटेशन हो रही थी तो उस वक्त भी हमने इसीलिए ये इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन मूव की थी कि चूंकि अब नया हल्का बनने जा रहा है, तो ऑलरेडी हम पहले हल्का 2 हजीरा में थे, और हजीरा से शहर से अगर पिरकोट को अप्रॉक्सीमेट देखा जाए तो ये 16-18 किलोमीटर वो भी पिरकोट का सेंटर पड़ता है। और अगर आखिरी कॉर्नर देखा जाए तो ये 22-23 किलोमीटर जो हजीरा शहर से पड़ता था। तो जो बुनियादी सहूलियात है, जिस तरह अभी आप फरमा रहे थे कि ये ना होने के बराबर थी, यानी आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी पिरकोट पुख्ता सड़क से महरूम है। कोई स्कूल नहीं है हमारे पास, कोई बेसिक हेल्थ यूनिट नहीं है। एक दिन एक साथी जिस तरह गुजारिश कर रहे थे कि शायद कोई 35 या 40 रुपए के किसी इंजेक्शन के लिए आपको 5,000 रुपए किसी जीप को देना पड़ेगा अपने किसी बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए, किसी बुजुर्ग को, किसी माँ बहन को। तो इसीलिए हमने जब डिलिमिटेशन हो रही थी तो हमने इलेक्शन कमीशन से ये गुजारिश की थी कि चूंकि अब ये नए हल्के अब बनाने जा रहे हैं, तो जो हम पिरकोट को अब नए हल्के, जो एक नया हल्का नंबर 3 जिसका मरकज तकरीबन खाईगाला था, कि इसके साथ जोड़ लें, ताकि हजीरा चूंकि खुद आबादी के लिहाज से भी बड़ा हल्का था और फिजिकली हजीरा बहुत बड़ा हल्का था। तो हमने कहा कि हम इस हल्के के आखिरी कॉर्नर पर होने की वजह से बुनियादी सहूलियात से महरूम है, तो हमें अब खाईगला के साथ जोड़ दिया। उस पर फिर 2-3 दफा समात हुई, फिर कुछ लोगों की राय थी कि ये नहीं भी होना चाहिए। बहरहाल एट दी एंड ये हुआ कि हाई कोर्ट ने भी हमारे हक में फैसला दे दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिया, और उसके बाद फिर लोगों ने भी इस पे तकरीबन अपनी आमादगी जाहिर कर ली कि चलें ठीक है, अब चूंकि ये जो हल्का 3 है, ये खाईगला जिसका मरकज है, इसकी आबादी भी जो 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक ये 80 हजार के करीब है। और जो हल्का जीरा वाला हल्का 2, उसकी 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक उसकी आबादी 1,25,000 है। यानी अभी भी आबादी के लिहाज से ये हल्का छोटा था। तो फिर हम पुरुमीद हो गए थे कि चूंकि अब हम छोटे हल्के में हैं और इसके अपना जो मरकज खाईगला से हम करीब भी, जो पिरकोट का 75% जो इलाका था वो इस मरकज से करीब पड़ रहा था, तो चले अल्लाह करेगा कि हम ये बुनियादी सहूलियात ये हमारी जल्द मिल जाएंगी, ये लोगों के मसाइल जल्द हल हो जाएंगे। अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि अब ये जो यूनियन काउंसिल के हवाले से, बलदियाती इलेक्शन के हवाले से ये तारीख चल पड़ी, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो भी शाह साहब इस तरह से है कि उन्होंने आबादी के हिसाब से दिया कि जो 2017 की मरदमशुमारी है, तो उसके मुताबिक 10,000 से ज्यादा की आबादी। अब उसमें हल्कों का कहीं जिक्र नहीं है कि जो अब ये जो नई हल्काबंदियां हुई थी ये डिलिमिटेशन के नतीजे में, तो इनके बारे में उन्होंने कोई डायरेक्शन नहीं दी थी। अब ये जिले इंतजामिया का काम बनता था कि अब ये जो उन्होंने जो मसवदे देने थे, अभी ये जो शायद कल और आज शायद आखिरी दिन था इसका, कि ये इनका काम बनता था कि अब ये जो इलाके शामिल हुए दूसरे हल्कों में और शायद उनका सब डिवीजन मुख्तलिफ हैं, तो इनके हवाले से ये डिसाइड करते। तो अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि हमारा एक वक्त भी पिछले दिनों 3-4 दिन पहले डिप्टी कमिश्नर साहब से मिला, पिरकोट का वक्त। तो जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब ने ये फरमाया कि चूंकि आपका सब डिवीजन हजीरा है और आप हल्का 3 जिस हल्के में है उसका सब डिवीजन रावलाकोट है, तो सब डिवीजन हजीरा होने की वजह से फिर हम आपको एक नई यूनियन काउंसिल की जो आपकी तहरीक है, इसमें हम आपकी कोई मदद फिलहाल नहीं कर सकते। हमारे लोगों की राय थी, चूंकि अली सजल खुद एक बड़ी यूनियन काउंसिल थी, तो अली सजल का जो इलाका नूरकोट, अपर नूरकोट और लोअर नूरकोट, इसके पोलिंग स्टेशन को पिरकोट के पोलिंग स्टेशन के साथ मिला के तो एक नई यूनियन काउंसिल बना दी जाए, ताकि हमारा जो महरूमियां हैं ये इतने लंबे अरसे से, तो इनका अजाला हो सके। तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने हमारे लोगों को ये कहा कि चूंकि आपका सब डिवीजन है जीरा, इस वजह से हम आप इस हवाले से आपकी फिलहाल कोई नहीं कर सकते मदद। अलबत्ता आपकी जो तहरीक बनती है कि आप सब डिवीजन के हवाले से तहरीक करें कि आपको अगर रावला कोर्ट के साथ लगा दिया जाए। अब शाह साहब मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ आपके इस चैनल के थ्रू भी अरबाब इख्तियार से कि ये काम बुनियादी तौर पर तो इंतजामिया का बनता है,
अगर आप जब हल्का बंदियां हो गई हैं, हम लोग जैसे पीरकोट अब नए हल्के में चला गया, तो ये जिले इंतजामिया का काम बनता है कि ये उसको किस सब डिवीजन में लगाना है, कैसे यूनियन काउंसिल बनानी है। अब देखना अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि हम फिर दो हल्कों के दरमियान में फंस के रह गए। यानी हमारा जो बेसिक इलाका हल्का नंबर 3 के साथ है, और जो हमारी यूसी बनने जा रही है वो हल्का 2 के साथ है। तो ये एक बड़ा अलमिया है। तो इसमें हम हमारे लोगों की अब इस हवाले से मशावरत भी जारी है कि एक तो उजरात के हवाले से आज से उजरात भी दाखिल जैसे मांग लिए, और वो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब इसकी समाअत भी करेंगे, तो हम उजरात में भी जाएंगे इंशाल्लाह। और उजरात के साथ साथ हम सब डिवीजन के हवाले से भी हमारी मशावरत जारी है। तकरीबन 60-70% मशावरत इस पे हो चुकी है, और मजीद भी मशावरत जारी है। पूरे पीरकोट के जो सरकर्दा लोग हैं सबसे मशावरत करके तो इस हवाले से भी इंशाल्लाह बहुत जल्द कोई लाएअमल इख्तियार करेंगे। तो फिलहाल ये है कि बस इस हवाले से हमें परेशानी ये है कि जो काम इंतजामिया का करने का है तो वो उस तरह से नहीं कर पा रहे। हम आपके चैनल के तवसत से भी इंतजामिया को ये बावर कराना चाहते हैं कि चूंकि हम पहले ही बहुत पसमानदगी में हैं, हालांकि हालांकि आज के इस तरक्की याफ्ता दौर के अंदर भी किसी इलाके में पुख्ता रोड का ना होना ये किसी अलमिया से कम नहीं है। पुख्ता रोड तो बुनियादी जरूरत है, उसके बाद कोई बेसिक हेल्थ यूनिट हमारे पास नहीं है, स्कूल्स नहीं है, बच्चियों की तालीम का बड़ा एक इशू है हमारे पास। और ये हुआ इसमें कि अक्सर लोग हमारे माइग्रेट करके कोई इस्लामाबाद, पिंडी, या इवन के रावला कोट या हजीरा शहर के अंदर भी जाके रह रहे हैं। तो मैं फिर एक दफा आपके चैनल के तवसत से अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश करूंगा कि इसको प्लीज पीरकोट के अवाम के ऊपर रहम किया जाए। ये हम महरूमी हमारी जो महरूमियाँ जो इस कदर महरूमियाँ है कि शायद आप इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। डिप्टी कमिश्नर साहब ने हमारे जो लोग उनसे मिले उनसे ये भी गुजारिश की है कि मैं बिल्कुल तो ठीक है। फिजिकली भी बिल्कुल पीरकोट को जाता हूँ। एग्जैक्टली मैं चूंकि इस दफा पीरकोट गया हूँ तो मुझे पता चला कि आप कितने महरूम हैं और आप कहाँ रहते हैं, ये मुझे इस दफा पता चला। लेकिन मैं चूंकि मेरे साथ तहरीक इंसाफ के बड़े सरकर्दा रहनुमा मौजूद हैं, यूनियन काउंसिल पखर से ज़रा इनका ताल्लुक है साबिर साहब से। साबिर साहब आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि चूंकि यूनियन काउंसिल पखर भी एक बहुत बड़ी यूनियन काउंसिल है और उसके बावजूद बड़ी यूनियन काउंसिल आप उसको कहीं तकसीम नहीं करवा पाए, आप उसको दो हिस्सों में नहीं करवा पाए। आबादी इतनी ज्यादा हो गई है, चूंकि 2017 की आबादी भी अगर देखी जाए तो उस हवाले से भी अगर देखा जाए तो यूनियन काउंसिल तकसीम होनी चाहिए थी, दो बननी चाहिए थी, लेकिन आप नहीं करवा सके। आप जो गवर्नमेंट में भी थे, लेकिन कोई आपका ज़रा उस तरह से रद्द अमल भी इस पे नहीं आया। क्या कहते हैं आप? असल में अल्लाह तकसीम होनी नहीं चाहते वहाँ पे। तो तकसीम में फ़ायदा तो ज़रूर है कि हर यूनियन काउंसिल को उसका हक मिलेगा। कम अज़ कम मसाइल की हद तक या बजट के लिहाज से जब यूनियन काउंसिल के हिसाब से बजट आते हैं तो वहाँ ज़्यादा बजट आता है। लेकिन हमारे लोग अभी तक इस नतीजे पर नहीं पहुँचे हैं कि हम वहाँ 2 यूनियन काउंसिल बनाएं या 3 बनाएं या तकसीम करें। इसलिए अभी तक वहाँ ये तहरीक नहीं चली है कि हम 2 यूनियन काउंसिल बनाएं। तो पीरकोट वालों का रियली मसला है, बंजोसो वालों का मसला है, उनको भी तकसीम करने की बात हो रही है कि कुछ इलाका जंडाली के साथ लगा दिया जाए और कुछ इलाका हुसैन कोट के साथ लगाया जाए। उनकी भी तहरीक चल रही है कि हम यूनियन काउंसिल को तकसीम नहीं होने देंगे। तो मेरा ख्याल है पाक यूनियन काउंसिल में अभी तक इस तरह का कोई मसला नहीं है कि हम वहाँ पे 2 यूनियन काउंसिल बनाएं, और न ही कोई लोगों की रिक्वायरमेंट है, न ही कोई इस तरह की कोई तहरीक चली है वहाँ पे। तो बाकी जो मसाइल है, अगर एक यूनिवर्सल साबिर साहब चूंकि इशू ये है ना कि फर्ज किया वहां पे तहरीक कोई नहीं चली, लेकिन ज़ाहिर बुनियादी तौर पर जब इतनी बड़ी आबादी है तो उस आबादी में अगर ज़ाहिर जब प्रॉब्लम्स ये हैं कि ज़ाहिर जो आपको बजट मिलेगा, जो आपके हिस्से में पैसे आएंगे, जो तरक्याती आपकी स्कीमें आएंगी, तो आबादी के एतबार से नहीं आएंगी, यूनियन काउंसिल के एतबार से आएंगी। तो जब यूनियन काउंसिल के एतबार से आएंगी तो आप सारे लोग उससे मुस्तफीद तो नहीं हो पाएंगे ना। आपकी बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे कुछ दोस्तों से हम मशवरा करेंगे कि अगर हम वहाँ पे 2 यूनियन काउंसिल बना दें तो उस हिसाब से तो अच्छा है। लेकिन हम क्योंकि पहले एक ही जब यूनियन काउंसिल थी तो उसको तकसीम करके हम यूनियन काउंसिल सिजुल और यूनियन काउंसिल पखर बन गई। तो मजीद जो है ना, हम बजट के हिसाब से तो हमारा ख्याल बनता है कि हम इसको तकसीम करते हैं ताकि बजट ज्यादा आए, हमारे मसाइल ज्यादा हल होंगे। लेकिन ओवरऑल हम देखते हैं कि हम मजीद तकसीम होना नहीं चाहते असल में। तो बजट के हिसाब से तो आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट के होते हुए हमें ये पूरी उम्मीद है कि जिस तरह के अब्दुल कयूम ने हमारे साथ जो वायदे किए हुए हैं
खैयल एलसी रोड का वायदा उन्होंने किया हुआ है, अब्बासपुर तक। इस तरह जो हमारी छोटी छोटी रोड हैं उनको भी उन्होंने पाइपलाइन में हमने मनसूबे दिए हुए हैं। अगर हमारे मसाइल वैसे भी हल हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में हमें तकसीम होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आपको तकसीम होने की जरूरत नहीं है। कहीं पे लोग कह रहे हैं कि हमें तकसीम ना किया जाए, लेकिन जब तकसीम इसलिए होना जरूरी है कि चूंकि ज़रा आपके जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो ज़रा आपको मिलेंगी यूनियन काउंसिल के एतबार से मिलेंगी, आपको आबादी के एतबार से नहीं मिलेंगी। मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं अपना कारी सादिक तरावी साहब मौजूद हैं, अगर मैं उनसे बात कर पाऊँ यूनियन काउंसिल अली सोजल से। सादिक तरावी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सादिक साहब, जिस तरह साबिर साहब से मैंने बात की कि ज़ारा यूनियन काउंसिल बड़ी थी, तकसीम होनी चाहिए थी, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम तकसीम नहीं होना चाहते। आपकी यूनियन काउंसिल भी बहुत बड़ी थी, तो आपकी क्या तकसीम नहीं होना चाहते? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शाहिद अजीज साहब आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आज़ाद कश्मीर और दुनिया भर के जहां भी कोई नाइंसाफ़ी होती है उसको बेनकाब करते हैं और जहां इंसाफ होता है उसको अप्रिशिएट करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है और मैं पूरे आपकी टीम को और आपको अप्रिशिएट करता हूं और सलाम पेश करता हूं कि आपका ये बहुत बड़ा जो काम कर रहे हैं आप, अल्लाह आपकी जिंदगियों में बरकत फरमाए और आपको अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो कौन नहीं चाहता कि मेरी यूनियन काउंसिल बने और इसका बजट ज्यादा आए और इसकी तरक्की ज्यादा हो, यहाँ हॉस्पिटल बने, यहाँ तालीमी इदारे बने, यहाँ जो है बाकी मामलात के अंदर हम आगे जाएं। हर आदमी की ख्वाहिश होती है, लेकिन सितम यह है कि जो डिमांड करते हैं उनकी डिमांड को रद्द कर दिया जाता है। एहलिया ने खोरी चन्ना की ये डिमांड थी कि खोरी चन्ना चूंकि मरकजी हैसियत भी रखता है और साथ जो है इसके साथ बहुत जुड़े हुए और मज़ाफ़ात बहुत सारे हैं जो इसके साथ रहने चाहते हैं, तो ये हमारा मुतालबा है कि खोरी चन्ना को मरकजी हैसियत दे करके यूनियन काउंसिल बनाया जाए। लेकिन चूंकि नहीं बनी तो उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। हाँ, मुतालबा हमारा है, तो हमें अली सोजल से कोई वो नहीं है। अली सोजल वालों ने हमें दिलो जान से अपने साथ जोड़ा हुआ है, वो किसी जमात के अंदर हो किसी में ना हो, वो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन हालात ऐसे हैं जो इस वक्त भी खोरी चन्ना की जो शुमाल और जुनूब है, एक की आबादी है 1500 तकरीबन 10 और एक की आबादी है 1470। इसी तरह आप चले जाएं कैचीकोट तो उसकी आबादी जो पहले की मरदमशुमारी के मुताबिक है वो 1500 से अबाव है, नूरकोट की 1500 से अबाव है। इसी तरह अब हमारे साथ जो पीरकोट शामिल हुआ है, मैं समझता हूँ कि हमारी खुशकिस्मती है कि पीरकोट एहलिया ने पीरी माँ का जैसा सलूक किया गया और अब भी इनको जो है जनरल इलेक्शन ये हल्का नंबर 3 में और बाकी इलेक्शन इन्होंने अजीरे के साथ करने हैं। ये कोई मंतक मेरी समझ में नहीं आती। बहरहाल इनके साथ भी इनका भी हक बनता है कि मैं तो समझता हूं कि अली सोजल शर्की को, जिसमें मरकज खोरी चन्ना है, और जो पीरकोट है, पीरकोट को इसके साथ मज़ाफ़ात मिला करके पीरकोट को एक यूनियन काउंसिल होना चाहिए और अली सोजल की 2 यूनियन काउंसिल होनी चाहिए। अली सोजल जो प्रॉपर अली सोजल है जिसके अंदर नावल गैल, नावल, पोर्ट, टोपा, उसके बाद टाउन का एरिया जब्बर है, इसको शामिल करके एक यूनियन काउंसिल और दूसरी जो कैचीकोट, खोरी चन्ना, नूरकोट और इनके मज़ाफ़ात जो हैं इनको शामिल करके खोरी चन्ना और पीरकोट जो है इसको जो पोटी चपरिया से और सेराड़ी से कुछ एरियाज लेकर के इनको यूनियन काउंसिल होना चाहिए। क्योंकि हमारे एरिया के अंदर तालीमी इदारे की जो है आप कैफियत सब जानते हैं, क्योंकि आज का मौजू वो नहीं है, मैं उधर नहीं जाने चाहता। बाकी सरकार के मामलात में चूंकि जब भी बात की जाए MLA के साथ या हुकूमत के किसी कारिंदे से के साथ, तो बात ये होती है कि जी असल में बात ये है कि फंड्स कम है जी,
फंड्स नहीं मिल रहे इतने। तो जब यूनियन काउंसिल बन जाएगी तो फंड्स ज्यादा आएंगे, उनके लिए भी आसानी होगी। मैं वहाँ की क़यादत जो वो पीपल पार्टी की है, वो नून लीग की है, वो जमात इस्लामी की है, वो JKPP की है, या वो मौजूदा हुकूमत जो PTI की बनी हुई है, इनकी जो क़यादत है यूनियन काउंसिल की हद तक, उनसे मैं ये मुतालबा करूंगा कि वो कम अज कम इन चीजों को सामने रखते हुए, लोगों की मुश्किलात को सामने रखते हुए वो जरूर जो है यूनियन काउंसिल बनाएं। और यूनियन काउंसिल इंसाफ की बुनियाद पे बननी चाहिए, जमाती बुनियाद पे, लिसानी बुनियाद पे नहीं, बल्कि इंसाफ की बुनियाद पे। और जो है ये जब बन जाए तो उसके जो फैसिलिटीज हैं जो हुकूमत को देनी चाहिए, वो तालीम के एतबार से, वो एजुकेशन के एतबार से, मवासलात के एतबार से, और समाजी का जो मामलात हैं, इन सब को सामने रख करके इन्हें आगे चलना चाहिए। चूंकि हुकूमत इस वक्त बड़ी पावर में है, पैसे भी खुले मिल रहे हैं पाकिस्तान से, और 500 अरब रुपया इनको मिल रहा है। तो ये जो है ऐसे काम करें तो जो है ये इनके लिए आसानी होंगी। तो मेरे ख्याल में ये यूनियन काउंसिल बनना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सादिक साहब, आप मेरे साथ रहिएगा। मेरे पास इस वक्त अली सोजुल से ही मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील के नायब सदर भी हैं, और आपकी यूनियन काउंसिल के मेरा ख्याल है वहाँ पे मरकज में नुमाइंदा भी हैं। सरदार शकील मेरे साथ मौजूद हैं। शकील साहब, क्या कहते हैं आप? यूनियन काउंसिल 2 होनी चाहिए थी, लेकिन आपने तो कोई मुतालबा नहीं किया वहाँ पे। शकील साहब से मेरा राब्ता मुनक़ता हो गया है। शकील साहब कनेक्ट हो गए मेरे साथ। कौसर हबीब साहब मेरे साथ मौजूद है। कौसर हबीब साहब, जिस तरह सादिक तरावी साहब ने कहा, जिस तरह सादिक तरावी साहब कह रहे हैं कि यूनियन काउंसिल पिडकोट है उसको खोड़ी चन्ना के साथ मिलाकर एक यूनियन काउंसिल बना देनी चाहिए थी। इस तरह से चूंकि ज़ाहिर है फंड्स भी ज्यादा आते, बजट भी ज्यादा आता, आपकी जो महरूमियाँ वो भी खत्म हो जाती, और अली सदर को अलग यूनियन काउंसिल होना चाहिए था। क्या कहते हैं आप? वाले कर दी है कल और सदर तरावी साहब ने भी अच्छा सा अपना मौक़िफ़ रखा है इस मामले पे। बात है कि हमें मसाइल पहले ही थे, और अभी ये इशू दिया बढ़ रहा है। कौसर हबीब साहब, आपकी ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है क्या? अगर मुझे दोबारा ज्वाइन कर सकें आप, मैं जब तक अमजद इकबाल साहब से बात करता हूं, जब तक आप प्लीज मुझे दोबारा ज्वाइन करें। अमजद साहब, जिस तरह काजी सादिक तरावी साहब ने कहा कि पिडकोट को खोड़ी चन्ना से मिलाकर एक अलग यूनियन काउंसिल बना देनी चाहिए थी, क्या कहते हैं इस पर आप? जी बिल्कुल, जिस तरह तरावी साहब मोहतरम फरमा रहे थे, हमारे लोगों ने और खोड़ी चन्ना और ये नूरकोट के लोगों ने पिछले दिनों आपस में इस हवाले से काफ़ी मुशावरत भी की। ये सबसे सूटेबल है इस वक्त हमारे लिए, चूँकि अली सजल खुद एक बड़ी यूनियन काउंसिल है, और खोड़ी चन्ना और ये जो नूरकोट है इस यूनियन काउंसिल के एंड पर है। और दूसरी तरफ अगर फिजिकली देखा जाए, क्योंकि जिस तरह डिलिमिटेशन भी हुई थी तो वहाँ पर भी उनकी जो डिलिमिटेशन के सेक्शन में था कि फिजिकल फीचर देखे जाए इलाके के, माले वकू देखा जाए। तो माले वकू के हवाले से जो खोड़ी चन्ना नूरकोट है ये पिडकोट के साथ जुड़ा हुआ, और पिडकोट अगर डायरेक्शन में दूसरी तरफ देखा जाए तो ये खाईगाला से नजदीक है। तो यूं अगर ये यूनियन काउंसिल बन जाए तो ये इनको अगर जो रोड खाईगाला से खोड़ी चन्ना की तरफ थ्रू पिडकोट जाएगा, वहां से भी इन लोगों का जो सफर है वो तकरीबन आधे से भी कम रह जाता है। और फिजिकली भी चूंकि नूरकोट जो है ये इस यूनियन काउंसिल सोजित की आखिरी कॉर्नर पे है, और ये भी निस्बतन ज्यादा पसमानदा हमारी तरह पिडकोट की तरह। तो यूं अगर पिडकोट को और खोड़ी चन्ना के ये जो इलाके नूरकोट और अपर और लोअर नूरकोट है इसको मिलाकर एक यूनियन काउंसिल बना दी जाए, तो ये मेरे ख्याल में पिडकोट वालों के लिए भी और नूरकोट खोड़ी चन्ना वालों के लिए भी इससे बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं है। तो इस हवाले से हमारे लोगों में यकसुई भी है, और हमारे लोग ये चाहते भी हैं कि अगर पिडकोट और खोड़ी चन्ना को मिला के एक यूनियन काउंसिल बना दी जाए तो ये पिडकोट के मफाद में भी है और खोड़ी चन्ना नूरकोट के लोगों के मफाद में भी है। बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है, ये दोनों के मफाद में है। कौसर हबीब साहब, चूंकि आपकी ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा था, हमें डिस्कनेक्ट हो गए थे, आप दोबारा क्या कहना चाहते थे आप? मैं ये कहना चाहता था कि हमारे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थे, लेकिन अब जो यूनियन काउंसिल का ये जो इशू है, इसमें हम जो जनरल इलेक्शन है असेंबली के, उसके वोट हम देंगे हल्का नंबर में।
बल्दियाती इलेक्शन के जो वोट है वो हम देंगे हल्का नंबर 2 में। हमको एक खिचड़ी बना के इन्होंने रखा इन्होंने और फुटबॉल बना दिया है, ना हल्का 2 के रहे ना हल्का 3 के रहे। अब ये जो आम साहब ने जैसे कहा कि ये मामला सारा इंतजामिया का था और इंतजामिया के अंदर जो पढ़े लिखे और मेरिट पे जो लोग आते हैं, ये अकल पे बंदा हैरान होता है कि ये क्या कर रहे हैं और क्या ऐसी कोई मिसाल पूरे कश्मीर के अंदर किसी भी इलाके में किसी भी गांव के साथ ऐसी मौजूद है जो हमारे साथ जो जुल्म किया जा रहा है। ये हम आपके चैनल के तवसत से अरबाब इख्तियार तक ये पैगाम पहुंचाते हैं कि अगर हमें हल्का नंबर 3 के अंदर लगाया गया तो फिर हमें यूनियन काउंसिल हल्का नंबर ही सब लगाए और उसका बेहतरीन हाल जो है वो नूरकोट, कैचीकोट और अनियारी को मिला के फिर कोट को मिला के एक नई यूनियन काउंसिल जो है वो तश्कील दी जाए। अभी भी मौका है और ये इदारे जो हैं रियासत के इदारे होते हैं वो खुद के लिए होते हैं, उनके लिए आसानियां पैदा करने के लिए होते हैं, जबकि ये इदारे हैं वो हमारे लिए एक मुस्तकिल बन के नाज़िल हो गए, हम किधर जाएं। अब ये हल्का नंबर 2 के और 3 के हुक्मरान तबकात को भी सोचना चाहिए ये किस चीज की नुमाइंदगी कर रहे हैं और इनके अंदर जो इंतजामिया मौजूद है ये उनको क्या ब्रीफिंग देते हैं और क्या उनसे सजेशन लेते हैं और किस डायरेक्शन पे ये लोग काम कर रहे हैं और हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों हो रहा है। ना हमारे पास स्कूल है, ना हमारे पास डिस्पेंसरी है, ना हमारे पास इस 21वीं मतलब सदी के अंदर ना रोड है पूरा। और अब जो एक नया ये भी मिसाल इन्होंने कायम कर दी कि जब 2 किस्म के वोट होते हैं वो एक हल्के में होंगे और दूसरे हल्के में होंगे। इससे भी नालायकी, बदबख्ती और बदअखलाकी और क्या होगी हमारे साथ। लिहाजा में बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। मुझे अली सोजुल में इस वक्त सरदार शकील ने ज्वाइन किया। मैं अगर उनसे जान सकूं कि यूनियन काउंसिल 2 होनी चाहिए थी, 1 क्यों है। शकील साहब, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी शाहिद भाई, आवाज आ रही है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मैं जितने भी हमारे साबर साहब हैं, अपना सादक चुगताई साहब हैं और भी अपना पीटकोट से जो तल्लक रखते हैं, इनका नाम नहीं मुझे आता, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। असल में शायद मसला ये है कि यूनियन काउंसिल अली सोजल की जो आबादी है 2017 में जो मरदमशुमारी हुई थी ना, तो हमारी आबादी 2017 में 18,000 थी। ठीक है, इसके बाद इस टाइम जो मजमूई जो हमारी आबादी है वो 13,756 है। लेकिन मरदमशुमारी की जो टीम आई थी तो उन्होंने जब 2017 में मरदमशुमारी की थी यूनियन काउंसिल अली सोजल की, तो उसमें 18,000 थी, जिसमें से उन्होंने जो यहाँ से लोग शहर को मूव कर गए, जो शहरी आबादी में चले गए हमारे बहुत सारे लोग, तो उन्होंने ये जो आबादी है ना यहाँ से उन्होंने समझे कि अपना जो है ना यहाँ पे नहीं ऐड की थी। तो इस टाइम में हमारी जो आबादी है यूनियन काउंसिल अली सोजल की वो है 13,756। अब ये हमारे कारी सादक साहब तो बहुत एडवांस हो रहे थे, लेकिन इनको सही फिगर का पता नहीं है। ये शुमाली खोड़ी चन्ना, जनूबी खोड़ी चन्ना, नूरकोट, मकड़ाली, दोनासा, अनारी और मुंगाड़ी की आबादी है 6,300। कैंची की आबादी है 900। कुल जो हमारी आबादी है यूनियन काउंसिल अली सोजल की ये 13,756 है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें कोई 2 यूनियन काउंसिल बनने का कोई जवाब ही नहीं पैदा होता इसमें। शकील भाई, अगर पीटकोट को शामिल किया जाए इस आपकी यूनियन काउंसिल में तो आबादी तो ज़्यादा 20,000 के करीब पहुंच जाएगी ना जाके। देखें अपना शाहिद भाई, पीटकोट को आप कैसे, पीटकोट जो है ना वो हल्का बंदी में, वो पीटकोट जो है वो हमारे हल्का 3 में आया है, जो हल्का 3 में आया, लेकिन उसकी जो यूसी है ना वो पोठी छपरिये में लगती है, वो कैसे इधर बन सकते पीटकोट।
क्योंकि आपके हल्के में पिडकोट अगर आपके हल्के में आया तो दूसरे इलेक्शंस में बल्दियाती इलेक्शंस में जाके वो जीरा के साथ शामिल किए जाए पोटी चपड़ियां में, ये भी चूंकि मेरा ख्याल है उनके साथ एक खिलवाड़ ही है शायद। नहीं, खिलवाड़ तो उनके साथ है ना जी। देखिए पिडकोट हमारे अली सजल में आखिरी कोने पे जाके लगता है, ठीक है कि नहीं। वहां तक हमारी कोई रसाई नहीं है, कोई रोडों का लिंक नहीं है। पिडकोट की जो बहुत खस्ता हालत है पिडकोट की। तो हमारी जो अपना खताब आजम साहब ने जो हमें 4 किलोमीटर रोड दी थी, उसमें से हमने तो सबसे पहले किलोमीटर रोड जो है ना, तो वो हमने पिडकोट को दिए, क्योंकि पिडकोट की हालात तो बहुत ज्यादा खराब है इस टाइम। अगर हल्का 3 में अगर अभी पिडकोट तो हमारे साथ ही आ गया, लेकिन हल्का 3 में अगर सबसे पसमानदा इलाका है तो वो पिडकोट है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पसमानदा पिडकोट है। पिडकोट सबसे पसमानदा है, तो इसीलिए हम सोच रहे थे कि अगर जिस तरह अमजद काजी अमजद एडवोकेट साहब कह रहे हैं या दूसरे हमारे दोस्त पिडकोट वाले कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें अगर कोड़ी चन्ना के साथ मिलाकर या नूरकोट या ये दूसरे एरियाज हैं इनके साथ मिलाकर एक यूनियन काउंसिल बना दिया जाता तो शायद हम इस महरूमी से निकल जाते, जो हमारी बुनियादी जरूरियात थी वो शायद हमें मिल जाती। लेकिन अभी तो ज़ाहिर है, मेरा ख्याल है शायद मैं अमजद साहब आपसे दोबारा जानने की कोशिश करूंगा। शकील भाई आपके पास दोबारा आऊंगा। जिस तरह शकील भाई कह रहे हैं, अमजद साहब क्या आपका कहीं कोर्ट में जाने का या इस तरह का कोई मतलब हो सकता है कि आप कोर्ट चले जाएं यूनियन काउंसिल के लिए या? जी शाहिद भाई, इसमें हमारी मुशावरत जारी है। सबसे पहले तो यूनियन काउंसिल के हवाले से जो उजरात मांगे हैं, जो शायद आज से जिसका शेड्यूल भी है, उजरात में तो हम जा रहे हैं इंशाल्लाह। और उजरात के साथ साथ हम जो सब डिवीजन है इसके हवाले से भी, जिस तरह डिप्टी कमिश्नर साहब ने फरमाया था कि जी आप इस हवाले से आपको तहरीक करना चाहिए, उस हवाले से भी हमारी मुशावरत जारी है। तो जल्द इंशाल्लाह वो मुशावरत का अमल मुकम्मल करके तो हम इस हवाले से भी तहरीक करेंगे इंशाल्लाह। और यूनियन काउंसिल के हवाले से इंशाल्लाह हम उजरात में जा रहे हैं, हम उजरात दाखिल करने जा रहे हैं अगले 2-3 दिनों के अंदर अंदर। बिल्कुल ठीक है। सादिक तराबी साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं, शकील भाई कह रहे हैं कि जरा आपकी आबादी ही इतनी नहीं है कि आपको यूनियन काउंसिल बना दिया जाता, यूनियन काउंसिल आपकी बन नहीं सकती, क्या कहते हैं आप? ये देखें जी, शकील साहब ने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की है, मैं उसको जो है अप्रिशिएट करता हूँ उन्हें। लेकिन बात यह है कि यूनियन काउंसिल चूंकि ये हुकूमत इनकी है, कानून साजी ये लोग करेंगे। ये कानून साजी करें ना, ये को कुरानी अल्फाज हैं कि वो 10,000 होगी या 15,000 होगी तो तभी बनेगी। लोगों को इन्होंने अगर फैसिलिटेट करना है, लोगों को तालीम देनी है, लोगों को सेहत के मामला इन्होंने अच्छे करने हैं, तो ये कानून साज असम्बली है इनके पास। ये अगर 13 को 10 के साथ अगर ये गवर्नमेंट में जाते हैं तो एक मेंबर की तनख्वाह डबल और ट्रिपल कर देते हैं, को कोई पूछने वाला नहीं है। और जो है बाकी मामला तो सारे ये अपने लिए कर लेते हैं। लेकिन आवाम की जहां बात आए तो वहां ये बातें निकालना शुरू कर देते हैं कि इनकी आबादी नहीं है। मैं इनके साथ बहस नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने जो फिगर इकट्ठे किए हैं वो इसी तरह है। 900 कब किया मुझे पता नहीं है, वहां 2 पोलिंग स्टेशन है कैची कोट में, वहां 900 कैसे है, फिर खोरी चन्ना के लगभग है जो है वोट। अब ये चीज सोचने के काबिल है और सोचना चाहिए। तो दूसरा ये है कि पिडकोट की जो मैंने बात की थी वो इस तरह की थी कि पिडकोट चूंकि उसके साथ पहले भी वो कॉर्नर पे था, आखिर में था, और उसके साथ लोगों ने अच्छा सलूक नहीं किया, सियासतदानों ने। वो आते हैं और वोट लेके चले जाते हैं। अब भी उनको दो रास्ते के अंदर सादिक साहब आपकी इलेक्शन वो 3 में लड़ेंगे और सादिक साहब वोट देंगे, और बाकी जो लोकल हैं वो डिस्ट्रिक्ट के वो जो है सादिक साहब, चूंकि आपकी आवाज कट गई है सादिक साहब आप, तो मैं समझता हूँ कि इनको जी सादिक साहब ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। मैं जिस तरह आप कह रहे हैं इसी तरह यूनियन काउंसिल पैकर का भी मसला था। साबिर साहब कह रहे हैं हम तकसीम ही नहीं होना चाहते। साबिर साहब तकसीम नहीं होना चाहते तो इतनी ज़्यादा बड़ी आबादी है तो इसको ज़रा आप कैसे एक यूनियन काउंसिल में अकोमोडेट करेंगे? शाहिद साहब, अगर तकसीम लोगों की ख्वाहिश है तो मेरा तो कोई एतराज़ नहीं है, तकसीम हो सकते हैं, वहाँ भी 2 यूनियन काउंसिल बन सकती हैं। पिडकोट वालों का रियल मसला ये है कि जब
असेंबली के इलेक्शन आते हैं तो वो हल्का नंबर 2 में उनको 3 में शामिल कर लेते हैं, तो जब बल्दियती इलेक्शन आते हैं तो उनको हल्का नंबर 2 में शामिल कर देते हैं। ये कोई तरीका मेरी समझ से बालातर है। ये जिला इंतजामिया को सोचना चाहिए कि इनका जेन्युइन मसला है, वहाँ उनको हल करें, कैसे करें। तो आबादी यूनिवर्सल से एलसीड की शक्ल साहब मेरे ख्याल में ज्यादा होगी, क्योंकि वहां से जो लोग सिटी में आए तो ज़रा आज का शनाख्ती कार्ड जो परमानेंट एड्रेस है उसके हिसाब से काउंट होता है कि परमानेंट एड्रेस तो अल-सील का ही है, तो वहाँ की आबादी मतलब 18-20 हज़ार से ज्यादा होगी। तो पाखर की आबादी मतलब 40 हज़ार से ज्यादा है। आप ठीक कह रहे हैं कि यहाँ अगर 2 यूनिवर्सिटी बन जाए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अभी तक लोगों की तरफ से कोई डिमांड नहीं आई है असल में। तो बंजोसे वालों का भी मसला है, उनको भी मतलब तहसीलें बढ़ा दी गई हैं, जिले बढ़ गए हैं, ज्यादा हो गए हैं, तो यूनियन काउंसिल को भी बढ़ा देना। यूनियन काउंसिल कम क्यों कर रहे हैं कि जी पिड को भी खत्म कर रहे हैं, बंजोसा को भी खत्म कर रहे हैं, तो 10,000 के बजाय वो 8,000 में भी यूनियन काउंसिल बहाल कर रख सकते हैं। इसमें क्या मसला है? बिल्कुल ठीक है। अमजद काजी अमजद एडवोकेट साहब, चूंकि ज़रा आप कानून से भी वाकिफ हैं, तो कोई इस तरह की कोई निकल सकती है कोई इस तरह की, क्या 10,000 से कम भी आबादी है, 9,000 कुछ है या 8,000 है, इस पे भी यूनियन काउंसिल क्या हो सकती है? मैं शायद साहब सबसे पहले मैं एक गुजारिश करना चाह रहा था, वो मैं कर लूँ तो फिर मैं आपकी बात की तरफ भी आता हूँ। जिस तरह शकील साहब भी फरमा रहे थे और अपना साबर साहब भी, देखें अली सोजल, हम नहीं कहते कि अली सोजल से ही एक यूनियन काउंसिल नहीं बनाई जाए। हम ये कहते हैं कि चूंकि पिड़कोट अभी इसी हल्के का हिस्सा है, हल्का नंबर 3, जिसका मरकज खाईगला है। दही इलाकों में आपको पता है कि जो दही इलाके हैं वो अपने मराकज से करीब होने की कोशिश करते हैं, चूंकि उनकी बुनियादी सहूलियात जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स या जो जरूरियात जिंदगी की खरीदो फरोख्त, ये सारी उनके मराकज से ही वाबस्ता होती है। तो चूंकि पिड़कोट फिजिकली पिड़कोट का 75% हिस्सा वो खाईगला से नजदीक है, तो चूंकि ये जो नया हल्का इसका मरकज खाईगला है, तो अब शकील साहब की बात को थोड़ा सा मैं उनसे मैं गुजारिश करना चाह रहा था कि हम ये नहीं कहते कि अली सोजल 2 यूनियन काउंसिल बन जाए। हम ये कहते हैं कि अली सोजल के वो हिस्से कि जो फिजिकली आखिरी कॉर्नर पे पड़ते, जैसे अपर और लोअर नूरकोट है और खोड़ी चन्ना का कुछ इलाका है, कैंची कोट है, इसको भी मिला के 7 पिड़कोट की जो 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक पिड़कोट की आबादी जो है वो 4,000 की सराउंडिंग में, 4,100 समथिंग है। इसको भी मिला के और साथ अगर जैसे अभी देखें कि जंडाली के साथ जो उन्होंने अभी जुल्म किया, इसमें आज मैं दोस्तों से बात हो रही थी वहां जंडाली के दोस्तों से, तो जंडाली को उन्होंने दोथान का हिस्सा कुछ उसके साथ शामिल करके पीड़कोट का जो नाला है, रंगड़ नाला, यहां से लेके जंडाली तक ये यूनियन काउंसिल बना दिया। यानी ये लॉजिक ही नहीं बनती, फिजिकली भी ये कोई किसी हवाले से ये कोई लॉजिकल बात ही नहीं बनती। मुझे नहीं अंदाजा कि ये जिले इंतजामिया क्या कर रही है या किस तरह की ये डिवीजन कर रहे हैं ये। तो अगर पिड़कोट को और ये जो अली सजल के आखिरी कॉर्नर के इलाके, इनको और साथ जो पिड़कोट के साथ दोथान के कुछ जो नीचे के इलाके लगते हैं, इनको मिला के यूं सर्कल में भी अगर एक यूनियन काउंसिल बना दी जाए तो फिर भी आबादी भी पूरी हो सकती है। तो यूं ये इलाके अपने मरकज जो इस इलाके इस हल्के का मरकज है खाईगला, उससे भी सारे नजदीक हो जाएंगे और यूनियन काउंसिल में जो डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन है वो भी इनके उसके मुताबिक हो जाएगी। तो ये सारी चीजें करना बड़ी आसान है। बात वही साबर साहब वाली है कि अब ये इंतजामिया का काम है, ये इंतजामिया के करने के काम है जो मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं आपस में, कि ये उन्हें फिजिकली चीजों को देख के, इलाके के फिजिकल यानी उसका माले वकू देख के, उसके लोगों की कन्वीनियंस देख के कि लोगों को कन्वीनियंस किस तरफ पड़ती है, उस हवाले से ये सारा डिसाइड करना चाहिए। तो बाकी जो सवाल आपने किया कि अगर कुछ कम हो कुछ आबादी, असल में सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है उसके मुताबिक यही है कि 10,000 से कम के इलाके में आप नहीं कर सकते। लेकिन शायद साहब बहुत सारे इलाके हमारे ऐसे हैं, बहुत सारी जगह हमारी ऐसी हैं, जैसे देखें अगर अली सोजल की आबादी भी ज्यादा है, 10,000 से ज्यादा है, पत्थर की आबादी भी ज्यादा है, अगर ये यूनियन काउंसिल जंडाली की आबादी देखी जाए तो ये भी ज्यादा है। इन सब से अगर ये यूं सर्कल में तोड़ी, जिस तरह पिड़कोट की 4,100 आबादी है 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक, और आजकल की अगर इस हवाले से देखा जाए, चूंकि पिड़कोट का 2700 रजिस्टर्ड वोट है इस दफा, ये जो इन इलेक्शन में हालिया जो इलेक्शन थे इसमें, तो अगर यूं अगर देखा जाए तो 9 से 10,000 के करीब पिड़कोट की आबादी बनती है। अगर 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी उसी के मुताबिक किया जाए तो फिर ये जो अली सजल के आखिरी कॉर्नर के इलाके हैं, नूरकोट, अपर लोअर और कैंची कोट, और साथ में ये दोथान के ये जो नीचे के इलाके हैं, ये जो फिजिकली जंडाली से बहुत दूर पड़ते हैं,
यानी किसी हवाले से भी ये कोई लॉजिक ही नहीं बनती। इन सबको यूं सर्कल में मिला के भी एक यूनियन काउंसिल बनाई जा सकती है। जिस तरह अमजद साहब, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह अमजद साहब बंजोसा की आबादी 8,900, वो कह रहे हैं कि ये 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक वो दिखा रहे हैं कि इसकी आबादी 8,900 है। पिछले 2-3-4 दिनों से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये 8,900 नहीं है। उनका जो एतराज है, बुनियादी एतराज, वो उनकी मरदमशुमारी पे जो वो बता रहे हैं 8,900 की तादाद, उस पर ही एतराज है। इसी तरह जिस तरह अपना शकील भाई हमें बता रहे थे कि जो अली सदुल की आबादी है वो इतनी है, तो क्या मतलब 2017 की जो आबादी थी उससे 4 साल अब ज्यादा हो गए हैं। अगर 4 साल और में 2% या 3% या 4% उसको और इंक्रीज किया जाए तो ज़ाहिर आबादी का तनासब तो डिफरेंट होगा। जी जी बिल्कुल जी, दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। ज़ाहिर है आबादी का तनासब तो अभी देखा जाए तो कई जगह शायद इससे भी डबल से भी ऊपर तनासब है। चूंकि आबादी देखें, रजिस्टर्ड वोटों के हिसाब से ही देखा जाए कि रजिस्टर्ड वोट चूंकि हर इलेक्शन में वोटर लिस्टें अपडेट की जाती हैं, तो उस तनासब से अगर डबल करके भी देखा जाए, मैं पिनकोड की एग्जांपल ही आपके सामने लेके आता हूं कि अगर पिनकोड का 2700 रजिस्टर्ड वोटर है तो इसका मतलब इसको डबल किया जाए तो 6,000 के करीब तो आबादी पहुंचती है, जबकि 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक ये पिनकोड की 4,100 आबादी के मुताबिक तो यूनियन काउंसिल का डिसाइड किया जा रहा है। तो अब बहुत सारे इलाके, ये एक पिनकोड में मिसाल या जंडाली या कहीं बंजोसा में नहीं, हर जगह इस तरह के मिसाइल हैं। आज भी बहुत जगह दोस्तों से बात हो रही थी जो इन्होंने अभी मसवदे तैयार किए। मेरे ख्याल में कोई एक यूनियन काउंसिल भी ऐसे नहीं है कि जो सेटिस्फाइड हो इंतजामिया के इस काम से। और जहां भी मेरी दोस्तों से वहां बात हुई तो हर जगह हर यूनियन काउंसिल में लोग गुजरात में जाने के लिए तैयार बैठे कि जी हम कोई तो रिट पिटिशन में जाने के लिए भी कह रहे हैं और गुजरात के हवाले से भी। तो यानी ये आप कह सकते हैं कि एक हिसाब से इंतजामिया की ये तकरीबन फेलियर ही है, टोटली फेलियर है कि वो लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सके। वो इलाके के फिजिकल सूरत हाल देख के, लोगों की जोग्राफियाई सूरत हाल देख के और आबादी के तनासब को ठीक तरीके से डिवाइड नहीं कर सके वो। शकील भाई अगर आपसे जान सकूंगा इस इशू पे, अगर आप ज़ाहिर जो पार्टी है आपकी हुकूमती पार्टी है, तो पार्टी की कोई मीटिंग हो, इस इशू पे पार्टी से बात की जाए और ज़ाहिर है जो लोगों के मसाइल हैं, लोगों की जो जिस तरह पिटकोट वाले कह रहे हैं या खोड़ी चन्ना वाले कह रहे हैं, शकील भाई से रब्ता ही मेरा मुनक़ता हो गया। कौसर हबीब साहब, ज़ाहिर है अभी आपके पास आ जाऊँ, शकील भाई से मेरा रब्ता मुनक़ता हो गया। जिस तरह अमजद भाई बता रहे थे, कह रहे हैं जी कि ज़ाहिर है हमारा भी बड़े इश्यूज़ हैं, जो फिजिकली हम जहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं वहाँ पे ना हम ज़ाहिर है जिस तरह हमें शामिल किया जा रहा है पोटी छापरियाँ में, ये इंतहाई ज़ाहिर है अपना इस तरह का एक वो है कि इसको किसी तरीके से डिफेंड नहीं किया जा सकता। तो ज़ाहिर है अब आप जो लोग हैं, अवाम जो वहाँ की अवाम है, आप क्या करना चाहते हैं? आप या तो प्रोटेस्ट करेंगे, आप या यही जो फैसला होगा पोटी छपरियाँ वाला यही मंजूर कर लेंगे, फिर पोटी छपरियाँ के साथ ही चले जाएंगे, जो बल्दियाती इलेक्शन होंगे उनमें पोटी छपरियाँ और जो मेन इलेक्शन होंगे उनमें आप उसके साथ खैयाला के साथ, क्या यही होगा? क्या होगा फिर? माइक अनम्यूट कर दें। में है कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। छपरियां वाले फैसला मतलब ये बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं तो क्या छपरियों वाले हमें मत इतने देंगे? कोई पार्टी का टिकट मतलब हमें अप्लाई करने देगा, हमें उस सूरत में वो अकोमोडेट करेंगे। फिर फंडिंग का जब मसला आएगा तो वो बोलेंगे कि आप हल्का नंबर 3 के हो, ठीक, फंड सारा वो छपरिया में लगाएंगे तो हम किधर जाएंगे सर? ना हमारा काउंसलर बन सकेगा, ना चेयरमैन बन सकेगा, ना हमें यूनियन काउंसिल का फंड मिलेगा, ना हल्का नंबर 3 के रहे ना 2 के रहे, हम इधर जाएं। और आज कुछ लोगों ने मतलब मुझे आप बहुत से दोस्त मेरे साथ ऐड हैं, तो इस प्रोग्राम के हवाले से जब मैंने पोस्ट शेयर की तो उसमें 2 टोक मौकफ ये आया कि हम दोथा में रोड बंद कर देंगे, खैयाला में पिरकोट वाले, कि हमें फुटबॉल बनाया जा रहा है 2 और हल्का 3 के अंदर। तो ये शायद लेने के देने पर जाए फिर इंसानिया को भी और इन तबकात को भी उस वक्त अकल ठिकाने में आई। बहुत बार आपके इस प्रोग्राम के से हम अरबाब इख्तियार तक अपना रो चुके हैं, अपनी आवाज बुलंद कर चुके हैं,
सियासी और समाजी शख्सियत से हम डील करते हैं। मतलब दुनिया के अंदर कौन सा माज़ज़ जो है वो तरीकाकार है, इसके अलावा जो हम अपना रहे हैं और अपनी आवाज़ मतलब आला कौम तक पहुँचा रहे हैं, हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर हमें को फ़ौरन बताया जाए, हमारे को करें तो क्या करें, जाएँ तो किधर जाएँ, किस मुसीबत में हम फँस गए हैं? क्या मकसूद यही है कि हम पिड़कोट में पैदा हो गए? उसकी सज़ा हमें ये दी जा रही है। क्योंकि ये लिस्ट जो सही है मतलब इन्होंने भी मतलब उस तरह का वो देखें कि एक्सेप्ट करने के लिए ये तैयार नहीं है, कोई तय होने के लिए तैयार नहीं है, कोई यूनियन काउंसिल दूसरी बनाने के लिए शकील आवाज भाई मेरी आ रही? जी आपने क्या सवाल किया, मुझे आवाज नहीं आई। मैं जानना आपसे ये चाहता था कि जिस तरह पीड़कोट वाले हैं, पीड़कोट वालों का इश्यू है, तो इस पे क्या अगर आपकी पार्टी के अंदर अगर जाके कहीं बात की जाए और इनका जो बुनियादी हक है, इनको ज़रा इनके जो प्रॉब्लम्स हैं, ये कह रहे हैं कि ज़रा हम पोटी छपरियों के साथ एक इलेक्शन में और दूसरे इलेक्शन में, और बात भी वैसे ये इस हवाले से ठीक ही है कि पोटी छपरियां वाले जब ज़रा जहाँ का वो एमएलए होगा, वो बल्दियाती ज़रा अगले इलेक्शन की तैयारी करेगा, तो वो ज़रा इनको तो उस तरह से नहीं फैसिलिटेट करेगा। नहीं, सही बात है जी। अगर इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे, और जहाँ तक हमारे एक्स कैंडिडेट है इस टाइम सिद्धा खताब आजम साहब वो पूरी मेहनत कर रहे हैं कि पीड़ कोड का जो है ना जितना भी मसले हैं, जो भी मामला है वो हल करें हम। तो वो अपना सादिक साहब थोड़े कोई नाराजगी का इजहार कर रहे थे। देखिए मसला ये है कि अगर ये अली सजो यूनियन काउंसिल की अगर 3 भी बने ना, इससे मुझे कोई इतराज नहीं है, ठीक है कि नहीं। अब मसला ये है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट का ये अलमिया है कि देखें उसने जनरल इलेक्शन में उसने जो है ना अंडर मैट्रिक उसने रखा हुआ था, ठीक है। अब बलदियाती इलेक्शन में उसने किसी का जो कानून बना रहे हैं उनको जो है ना अंडर मैट्रिक रख दिया, और जिन्होंने कानून नहीं बनानी तो उसको उन्होंने किसी का मैट्रिक किया, किसी का बीए किया। अब ये अब सुप्रीम कोर्ट पे केस ना छोड़े। अब जो जो लोग हैं जिन जिनके प्रॉब्लम है, खोड़ी चन्ना है, नूरकोट है, ये मकड़ाली है, दोनासा है, वहां तो आज तक तो मैं गया ही नहीं हूँ, हमारे हदूद से ही बाहर बाहर है। और उसके बाद ये पीड़ कोट है, अगर इनको इनका हिस्सा मिलता है तो हम तो इनके साथ है, इसमें तो कोई हमारा इशू कोई नहीं है इसमें। अभी आरडीयू पे वकार अनवर को लिया है आरडीयू पे, ये आने हरी से हैं वकार अनवर। वकार, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो ये बताएं कि जिस तरह अली सजुल की इतनी बड़ी यूनियन काउंसिल है, तो क्या आप इस हक में हैं कि यूनियन काउंसिल तकसीम हो? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं वकार अनवर बात कर रहा हूँ जी। शायद भाई देखें, अगर पीछे हल्के तकसीम हुए जब, तो पीर कोर्ट को हल्का 2 से अलग करके जो असेंबली इलेक्शन थे उसमें हल्का 3 उनके वोट डलवाए गए। अब उनको आप बल्दियाती इलेक्शन में हल्का 2 ही के साथ यूनियन काउंसिल पोटी छपरिया के साथ अगर उनका इलेक्शन करवा देते हैं तो ये तो सरन एक ज्यादती है। तकसीम के अगर फर्ज किया, मैं कह रहा हूँ जी हम तकसीम नहीं कर रहे, तो जो तकसीम हो गए उनका क्या होगा, ये भी एक जेन्युइन सवाल है। यूनियन काउंसिल अली सोजल जो है वो हमें मिलान, आने नूरकोट, खोड़ी चरना, शुमाली खोड़ी चरना, उसके बाद कैची कोट, ये पत्थर के साथ जाके लगती है। तो इतनी बड़ी आबादी को जब आप इनके साथ शामिल करेंगे, फिर कोट को पोटी छपरिया तक ये लोग मेरे ख्याल में टूट के ये हमारा हिस्सा बने। तो इनको अगर यूनियन काउंसिल का हिस्सा ना बनाया गया या किसी यूनियन काउंसिल के साथ ना जोड़ा गया तो क्या ये भी सोचने की बात है कि इनके साथ ज्यादती नहीं होगी। दूसरा, फंड्स की तकसीम में भी मेरे ख्याल में अगर यूनियन काउंसिल एक नई बनती है तो उसमें बहुत सारे फवायद हैं। लोगों के घरों की दहलीज के ऊपर उनके
जो मुतालबे हैं वो हल होंगे, वो पूरे होंगे। वोट का तनासब अगर देखा जाए तो यूनियन काउंसिल अली सोजल के साथ पिलकोट जब शामिल होता है तो वोट का तनासब भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो मेरे ख्याल में कोई कबात नहीं है इसमें कि अगर खोड़ी चन्ना, शुमाली खोड़ी चन्ना को मिला के नूरकोट, मकड़ाली, आनियारी और पिलकोट को मिला के एक नई यूनियन काउंसिल की तश्कील में क्या अर्ज है? मेरे ख्याल में तो कोई अर्ज नहीं है। ओके, मैं दोबारा आता हूँ वकार, आपके पास दोबारा आऊंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं कमर अजीज से भी बात कर पाऊँ, क्योंकि कमर अजीज भी मेरे साथ ऑडियो पे मौजूद है। मैं अगर कमर से बात कर पाऊँ तो हम कमर से भी जान सकें कि क्या वो इस हक में हैं कि अपना यूनियन काउंसिल तकसीम हो या ना हो। हम उनसे भी बात कर पाएंगे, चूंकि वो भी बड़े मुतर्रक अली सोजल के एक बड़े सोशल वर्कर हैं। कमर आप मेरे साथ है। कमर, क्या कहते हैं आप? यूनियन काउंसिल अली सोजल इतनी बड़ी यूनियन काउंसिल है, क्या इसको तकसीम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बहुत शुक्रिया शायद साहब, आपने काफी देर से आपका प्रोग्राम दी जा रहा है। मसला यूनियन काउंसिल तकसीम करने से क्या हमारे मसले हल हो जाएंगे, और ये हौसला हबीब से कह रहे थे कि वो सारा कुछ छीन लेंगे। मेरा नहीं ख्याल ये अगर बल्दियाती इलेक्शन होंगे तो उनको रोकने की एक कोशिश तो हो सकती है। जो 2017 का जो तरीकाकार से अगर होंगे तो उसके मुताबिक अगर यूनियन काउंसिल की तकसीम होती है या तकसीम की बुनियाद पे इलेक्शन अगर डिले होते तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे मसले हल होंगे, मसले मजीद पैदा होंगे। और दूसरी बात यह है कि आज यूनियन काउंसिल की तकसीम पे अगर इतना वायवेला है, आज जम्मू कश्मीर तकसीम हुई उस पर तो इतना वायवेला नहीं था। ये सिर्फ सियासी एडजस्टमेंट के लिए हो रहा है कि किसकी काम पोजीशन मजबूत है। और मैं ये यूनियन काउंसिल अली सोजल या यूनियन काउंसिल पक्कर, अब इनको कमर अगर मैं आपसे जान सकूं कि जिस तरह आबादी के एतबार से अगर देखा जाए तो यूनियन काउंसिल पखर की आबादी भी इतनी ज्यादा है कि 2 यूनियन काउंसिलें बन सकती हैं। यूनियन काउंसिल अगर अली सोजल को अगर मिलाया जाए पिलकोट के साथ तो उनकी आबादी भी इतनी ज्यादा हो सकती है कि 2 यूनियन काउंसिलें बन सकती हैं। तो क्या मतलब हम ज़ारा जो लोगों को उनकी दहलीज पे जो हम उनकी जो सहूलियात हैं वो अगर 2 यूनियन काउंसिलें बने तो वो ज्यादा आसानी के साथ नहीं प्रोवाइड कर सकते हम? मेरे ख्याल में अगर यूनियन काउंसिल की तकसीम की बुनियाद पे बात हो तो यूनियन काउंसिल पखर 3 यूनियन काउंसिल बन सकती है। एक बहुत बड़ी यूनियन काउंसिल है और उसकी आबादी भी इतनी ज्यादा है जी। यूनियन काउंसिल अली सोजल, मेरा नहीं ख्याल, चूंकि मुझे पता नहीं कि 100% की वो कितनी आबादी है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो 2 यूनियन काउंसिल की तकसीम हो सकती है, उसकी आबादी नहीं बनती। नहीं, अगर पिलकोट को उसके साथ मिलाया जाए तो पीरकोट को भी मिला लें और साथ में खोड़ी चन्ना नूरकोट को भी, ये अपनी आबादी पूरी नहीं कर रहा। इसमें चंद हजार वोट, ये 10,000 का जो है वो डिजिट पूरा नहीं हो रहा। अगर उसको ये मसला ये नहीं है कि अगर तकसीम हो जाए तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। मेरे ख्याल में ये जो तकसीम का अमल है ये सिर्फ एक डिले टैक्टिस है कि इलेक्शन ना करवाया जाए या इलेक्शन ना हो सके। ये सिर्फ इसको डिले करने की कोशिश है। बाकी इसे मसले पहले भी अगर यूनियन काउंसिल मुश्तरका तौर पर अगर मसले नहीं हल करवा सकी तो तकसीम करवा के भी मसले हल नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप मेरे साथ रहिएगा। मैं अमजद काजी अमजद एडवोकेट साहब मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे उनसे जानने की कोशिश। अमजद साहब जिस तरह कमर कह रहे हैं कि जी यूनियन काउंसिल तकसीम की जो बात है ये सिर्फ इलेक्शन को डिले कराने के लिए एक टैक्टिस इस्तेमाल किया जा रहा है। इलेक्शन को डिले कराने की बात हो सकती है लेकिन ये कोई अपने ज़ाती मुफादात तो हो सकते हैं लेकिन इज्तिमाई तौर पर अवामी मुफाद नहीं है। क्या कहते हैं आप? शायद साहब, मैं कमर साहब को पहले मेरा सलाम और उसके बाद बड़े अदब के साथ मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि चले बाकी हद तक तो शायद आपकी बात दुरुस्त भी मान ली जाए, फर्ज कर लें कि लोगों के अपने सियासी इश्यूज हैं, लेकिन पीरकोट का मसला बड़ा जेन्युइन है। वो तो जिस तरह सारा इलाका, सारा ज़िला पुंछ तकरीबन इससे वाकिफ़ है कि हम चूँकि 2 हलकों के दरमियान पिस के रह गए, हमारा किसी सियासत से तल्लुक़ नहीं है। हमारा बुनियादी मकसद है कि हमें हमारी जो पसमानदगी है, पहले भी माजी में भी एक हल्के के कॉर्नर पे और अभी अगर इलेक्शन में जब डिलिमिटेशन हुई तो अगर हमें हल्का 3 के साथ लगा लिया गया तो फिर हमारा ये जो यूनियन काउंसिल वाला सारा सिलसिला है और इंतज़ामी मामलात ये भी इधर ही होने चाहिए। तो हमारा चूंकि जनरल मसला है, चूंकि हमारा सियासत या इस हवाले से, चले सियासत सबका राइट है वो तो बात की बात है, लेकिन चूंकि हम 2 हल्कों के दरमियान रह गए हैं कि हमारे जो इलेक्शन हो लेजिस्लेटिव असेंबली के तो वो हल्का 3 में हो और हमारे यूनियन काउंसिल के इलेक्शन हो तो वो हल्का 2 के अंदर हो, हमारी यूनियन काउंसिल उधर चली जाए।
और हमारा जो लेजिस्लेटिव असेंबली का वोट हो तो वो इधर हो, यूं हम समझ लें कि दो हल्कों के दरमियान बट के रह गए। तो इसलिए हमारा जेन्युइन इशू है। तो इस हवाले से अगर बाकी दीगर यूनियन काउंसिल में देखा जाए कि आबादी कम या ज्यादा का तनासब या उनको डिवाइड करने के हवाले से, तो वो लोकली उस इलाके के रिहायशी ज्यादा उस पर अच्छे तरीके से रोशनी डाल सकते हैं। लेकिन पिटकोट का मसला कमर साहब जेन्युइन है। पिटकोट का मसला कमर जेन्युइन है, ये आपको मेरा ख्याल है आपने सुना होगा कि पिटकोट का मसला जेन्युइन है। मैं बिल्कुल पिटकोट का दोनों हल्कों में हल्का 2 और 3 में इसकी एक हसासियत का तो अंदाजा हमें है। ये एक तो पसमंदा रखा गया। अब पिटकोट को हल्का नंबर 3 में होना चाहिए, इसलिए कि अगर वो जनरल इलेक्शन में वो हल्का 3 में शामिल हुआ और अगर अभी वो हल्का 2 में शामिल हो रहा है, ये ज़्यादा एक इशू है। बिल्कुल। कमर अगर आप मुझे मौका दें तो मैं सादिक त्राबी साहब से आपके इस पे पूछ सकूं कि सादिक त्राबी साहब का क्या मौक़िफ़ आपकी बात पे। मैं शायद अजीज साहब, मैंने पहले भी अर्ज कर रहा था और अब भी मैं वही बात उसी बात पे जो है आगे बात करूंगा कि यूनियन काउंसिल बननी चाहिए, यूनियन काउंसिल बननी चाहिए। लेकिन वो जो है ये चूंकि इनके हुकूमत के पास है कि वो जो है कानून साजी करें, और अगर ये 10,000 है तो इसको 8,000 6,000 के ऊपर लाएं। यूनियन काउंसिल बननी चाहिए और यूनियन काउंसिल के मेरिट के ऊपर जो एरिया आता है उसको बनाया जाए और उसके साथ बाकी जगहों को शामिल किया जाए। और मैं समझता हूं कि ये बनने से हुकूमत को भी फायदा होगा और अवाम को भी फायदा होगा, और अवाम के फायदे के लिए हुकूमत को ये काम करना चाहिए। और ये जरूरी है कि यूनियन काउंसिल बने, और यूनियन काउंसिल बनने के बाद, और शकील साहब की ने एक बात की कि बहुत एडवांस हो रहा था कारी सादक, तो मैं क्या एडवांस हूँ? जिसके पास हाई स्कूल नहीं है वो एडवांस किधर होगा? और मैं तो जाहिल आदमी हूँ, मुझे पता बात करने का तरीका नहीं है, मैं एडवांस किधर हूँगा? मेरे साथ जो है पहले सदर रियासत ने जो है जाली नोटिफिकेशन किया, फिर उसके बाद साबका वजीर आजम ने 4 मरतबा वादे करके स्कूल का नहीं स्कूल दिया। मैं उस एरिया का कहाँ एडवांस हो सकता हूँ? मैं तो एडवांस नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना रोना जरूर अपनी जुबान में रो सकता हूँ कि मुझे इस 21वीं सदी में मैं भी दाखिल हुआ हूँ, मेरे बच्चों को भी तालीम चाहिए, मेरे बच्चों को, मेरी माओ बहनों बेटियों को भी सेहत की सहूलियात चाहिए, मेरी बेटियों को भी तालीम चाहिए। मैं ये रोना रो सकता हूँ, ये हर हुकूमत के सामने रोया भी हूँ और रोऊंगा भी। लेकिन एडवांस किधर हूँ? शकील साहब, मैं एडवांस होता तो ये हालत होती। मेरे गांव में मिडिल स्कूल है, अभी तक नहीं हो। वो मिडल कब हुआ था? वो मिडल हुआ था 79 में, 79 में मिडल हुआ था, आज तक मिडल ही है। तो मैं क्या एडवांस होऊंगा? तो बहरहाल अच्छा प्रोग्राम आपने पेश किया है और पिटकोट की मैं हिमायत करता हूँ। पिटकोट को दोथान और पोटी छपरियां और सेराड़ी से लेकर के एक बड़ी यूनियन काउंसिल बनाई जाए, बन सकती है। और अली सोजल की 3 यूनियन काउंसिल बन सकती हैं अगर कानून साजी की जाए। तो मेरे ख्याल में चूंकि बाकी लोगों ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, अमजद साहब ने, कौसर हबीब साहब ने, और अपना कमर अजीज साहब ने, सरदार शकील साहब ने, और बाकी जितने भी वकार अनवर ने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू किया, और हमें इस पे इत्फाक करना चाहिए। अपने नेशनल लेवल के जितने हमारे काम है उसके ऊपर, वो तालीम के हों, सेहत के हों, वो यूनियन काउंसिल के हों या दीगर हों, उसके हमें इत्तेहाद करना चाहिए, इत्फाक करके आगे बढ़ना चाहिए। अल्लाह हमारा हामी और नासर होगा। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। सादिक त्राबी साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं साबिर साहब आपसे भी पूछ लूंगा आखिरी, चूंकि आपके पास आखिरी आ रहा हूं, इसलिए कि चूंकि जिस तरह कमर अजीज कह रहे हैं कि पैकर यूनियन काउंसिल की इतनी बड़ी आबादी है कि इसकी 3 यूनियन काउंसिलें बन सकती हैं, तो आप तो ज़ारा कह रहे हैं कि हमारी आवाम चाहती है कि 2 पे भी हम न तकसीम हूँ, तो ये तो कह रहे हैं कि 3 होनी चाहिए। शायद साहब बेशक 3 बन जाए, मेरा क्या एतराज है? बहुत अच्छी बात है। असल में मेरे नज़दीक ये प्रॉब्लम है, तो इसका सोल्यूशन किसी ने नहीं तलाश किया है। मेरे नज़दीक सोल्यूशन ये है कि या मर्दमशुमारी दोबारा कराई जाए। अभी इलेक्शन में 7-8 महीने बाकी हैं, तो अगर अच्छे कारकुनों को फील्ड में उतरा जाए तो मेरे ख्याल में 2 महीने में इजीली वो मर्दमशुमारी कर सकते हैं। या फिर 8,000 का फार्मूला बनाकर खुद ब खुद उनको इंतजामिया को या ना पाखर को 2-3 यूनियन को सरमा देनी चाहिए। इस तरह पिटकोट को मतलब आप बाहर रख लें, बंजसा को बाहर रख लें, या 8,000 की मतलब पॉपुलेशन पे एक यूनियन काउंसिल दे दें। ये इंतजामिया का मसला, इसको हल होना चाहिए। या वकला हजरात
या यहाँ जो असम्बली मेंबरान थे या हल्के के एमएलए हैं, उनको हेल्प करनी चाहिए इस वक्त अवाम इलाका की, कि कौन कौन सी यूनियन काउंसिल होनी चाहिए और कैसे कैसे होनी चाहिए। उनको सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाना चाहिए कि हमारा हाल किस में बेहतर है। 8000 पॉपुलेशन पे यूनियन काउंसिल बना दें, नई यूनियन काउंसिल बना दें, या कुछ इलाके उसमें जम कर दें, तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट में भी जाना चाहिए। और जो जिन लोगों ने वोट लिए हैं वहां से पिडकोट से या जहाँ बनजोसा से, तो उन लोगों को मैदान में आना चाहिए और उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए। इस वक्त ये लोग काफी मुश्किल में हैं कि बल्दियती इलेक्शन में ये हल्का 2 में चले जाते हैं, असेंबली के इलेक्शन में हल्का 3 में आ जाते हैं, या फिर वो जाएंगे तो जाएं कहाँ जाएंगे, उनको फंड्स कहाँ से मिलेंगे, किस हल्का से फंड्स देंगे। हम तो हल्का नंबर 3 वाले जो पीटीआई की क्यादत है, खताब साहब या हम जो लोग मशवरा करते हैं, तो पिडकोट को हम प्रायोरिटी देते हैं कि नया एरिया हमारी यूनियन काउंसिल में या हमारे हल्के में आया है, तो वहाँ मसाइल ज्यादा हैं, तो इसलिए हम प्रायोरिटी देते हैं कि पिडकोट के मसाइल हल हों। लेकिन हमारी एक प्रायोरिटी देने से नहीं कम बनेगा, बल्कि ये इंतजामी मामलात है। एसपी को, डीसी को, कमिश्नर को, डीसी को वहां पे जाना चाहिए, देखना चाहिए कि यहाँ कितने लोग हैं, इनकी आबादी कितनी है। तो मेरे ख्याल है इसका कोई एक फाल निकलना चाहिए। तो ज्यादा ये है कि मर्दमशुमारी दोबारा हो जानी चाहिए, क्योंकि काफी अरसे से नहीं हुई है। तो अगर 2022 की मर्दमशुमारी के तहत शेड्यूल में 22,000 की आबादी है, तो पिडकोट को लगाकर वहाँ 2 यूनियन काउंसिल बन जाए। पखर की आबादी ज्यादा है तो वहाँ 2 या 3 यूनियन काउंसिल बना दें अपने फार्मूले के तहत खुद ब खुद। बनजोसा को बाहर रख लें, वहाँ भी अगर दोबारा मर्दमशुमारी होगी तो बनजोसा की आबादी तकरीबन 12,000 के करीब आएगी, 12-13,000 के करीब आएगी। तो 2017 के तहत वो मतलब लगा रहे हैं, तो वहाँ बनजोसा यूनियन काउंसिल खत्म हो रही है, तो लोग सरापा एहतियाज है, पूरे सब जमातों के लोग एहतियाज कर रहे हैं कि हम अपनी यूनियन काउंसिल को खत्म नहीं होने देंगे। तो इसलिए ये दोबारा मर्दमशुमारी हो जाए या लोगों को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। और जितने उम्मीदवार थे, जिन लोगों ने वोट लिए हैं, तो उनको इस वक्त लोगों की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है साबर साहब, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। और कौसर हबीब साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ कहना चाहते हैं आखिर में? के सभी दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, वो उन्होंने पिडकोट के मसले को फोकस रखा और हमारी मुश्किलात को समझने की कोशिश की और मानते भी हैं, तस्लीम भी करें। हम जाते जाइए, मैं अपना पैगाम जरूर दूंगा शकील साहब को भी और साबर साहब को भी। हुकूमत वक्त में आप दबाव बढ़ा और हमारा जो एबासपुर जो रोड है, एली सोजल नोट टू चूरा गली एबासपुर तक रोड सर्वे बाली के जो कैंपेन शुरू है, तो उसमें हमारी इख्तियार आप हमारी मदद करें और ये इस रोड का सर्वे बहाल करवाएं, ताकि अपर जो है, जो हम बुनियादी स्रोतों से महरूम है, हमें मिल जाती है। बिल्कुल और आप तमाम लोगों का बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। शकील भाई क्या कहते हैं आखिर में? मैं शायद भाई आखिर में आपको यही बोलूंगा कि एक मतलब फिर मैं सब दोस्त दोबारा गौर से मेरी बात सुन ले कि देखिए, अली सजल की जो इस टाइम जो आबादी है वो 13,756 है, ठीक है कि नहीं, जिसमें से शुमाली खोड़ी चन्ना, जनूबी खोड़ी चन्ना, नूरकोट, मकड़ाली, दोनासा, अनारी, मुंगाड़ी, इसकी आबादी है 6,300। अब ये 13,756 में से अगर हमने 6,300 निकाला तो हमारे पास पीछे अली सोजल में 7,465 की आबादी रह जाती है। तो इस पे आप खुद देखें कि ये यूनियन काउंसिल कैसे 2 बन सकती है, और ये अगर हुकूमत बनाती है, डीसी बनाता है या सुप्रीम कोर्ट इसको बनाती है तो बनाए, लेकिन ये सही फिगर है मैंने आपके सामने रख दी है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शकील भाई आपका भी। अमजद एडवोकेट साहब, आपके पास आखिर में आऊंगा। कमर अजीज साहब, आपसे बात करूँ अगर पहले, तो क्या कहते हैं? आपने बाकी सबका जो रद्द अमल है आपकी बात पे आपने सुना, तो क्या कहते हैं आप? जी शायद साहब, इसमें यह है कि जहाँ जेन्युइन इश्यूज है वहाँ तो होना चाहिए, जैसे पिडकोट का इशू है उसको होना चाहिए, उसका हक बनता है। लेकिन मजबूरी तौर पर आजाद कश्मीर में इस तरह का माहौल नहीं बनाना चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है और एक तवील अरसे से हमारे मसले हल नहीं हो रहे, अगर वो ये जो इक़्तिदार है और ये जो निचली सतह पर अगर मुंतकिल हो रहा है, तो इस पर होने दिया जाए। अब
जिस तरह शकील साहब बता रहे हैं कि 13,000 की आबादी को आप तकसीम करेंगे, अब यही लोग यूनाइट होकर क्यों नहीं अपनी लड़ाई लड़ते, बेहतर अंदाज में लड़ सकते और मसाइल हल करने के लिए जदोजहद करनी पड़ती है। क्या इसे 2 यूनियन काउंसिल बनाने से मसला हल हो जाएगा? जहाँ इशूज है, पिट कोड का इशू है, एहसास मामला, मतलब कमर आप कहना ये चाहते हैं कि यूनियन काउंसिल बिल्कुल इसी तरह रहे और कोई तकसीम ना हो और इलेक्शन होने दिए जाए? बिल्कुल, इलेक्शन की राह में रुकावट नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया कमर, बहुत शुक्रिया कमर आपका। अगर वकार अनवर साहब हैं मेरे साथ तो उनसे अगर मैं बात कर पाऊँ, वो मेरे पास ऑडियो पे मौजूद थे। वकार साहब पता नहीं मौजूद हैं, अगर उनसे बात कर पाऊँ। उसके बाद काजी अमजद साहब आपके पास आता हूँ आखिर में। अगर जिस तरह हमारे सारे दोस्त बात कर रहे हैं कि ज़ारा यूनियन काउंसिल्स की जो तकसीम है इसको लेकर ये ना हो कि इलेक्शन डिले हो जाएं, बल्दियाती जो इंतखाबात हैं वो ना हो पाएं, तो ये एक बड़ा इश्यू होगा। वकार अगर आप मेरे साथ मौजूद हैं तो आप कुछ कहना चाहें अगर प्लीज। देखिए ना शाहिद भाई, थोड़ी देर पहले जो मैंने सुना शकील साहब कह रहे हैं कि हमारे पास 13,000 की आबादी है। अगर हमारे पास ये 13,000 प्लस की आबादी है तो जब आपके साथ पिलकोड लगा तो वहां से शायद वकोल अमजद साहब के 5,500 अगर वो आबादी है तो 18,000 से हम ऊपर चले जाते हैं, तो मेरे ख्याल में कोई कबात नहीं है। वकार चूंकि 18,000 पे 2 यूनियन काउंसिल नहीं बन सकती ना, चूंकि यूनियन काउंसिल के लिए 10,000 की लिमिट रखी है उन्होंने। लेकिन सर ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है जो अली सोजल की आबादी बताई जा रही है। 2017 के मरदमशुमारी के जो अदाद शुमार बताए जा रहे हैं वो एग्जैक्ट वही नहीं है। अगर इस पे फोकस किया जाए कि आया अली सोजल यूनियन काउंसिल बाशमूल आनियारी तक जो है इसको ये टोटल आबादी कितनी है, अगर ये टोटल आबादी इस एग्जैक्ट फिगर से ऊपर आ रही है तो 5,000 5,500 पिनकोड की आबादी हमारे साथ मिले तो एग्जैक्ट हमें 2 यूनियन काउंसिल में 1 यूनियन काउंसिल और मिल सकती है। उससे एक फायदा ये होगा कि जो ज्यादती हो रही है पिनकोड के साथ पहले से अरसा दराज, लेकिन वकार चूंकि अभी ज़ारा टाइम आपके पास खत्म हो गया, अभी ज़ारा यूनियन काउंसिल्स का चूंकि ज़ारा उन्होंने आज अनाउंस कर दिया है, पेपर्स लग गए हैं वहां पे। अभी चूंकि एतराजात आप जमा करवा सकते हैं लेकिन उसमें भी मेरा ख्याल है कुछ नहीं होगा। आपने तो पहले भी कोई एतराज शायद नहीं जमा करवाया हुआ शायद इस पे। नहीं, चूंकि मेरा ताल्लुक तो अली सोजल से है तो हमें तो पहले से कोई ना तो कोई हमारे रेट वहां पे दायर है ना हम रेट दायर करने जा रहे हैं। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है मैं वो बता रहा हूँ कि अगर पिनकोड वालों को मिला के हमारे फिगर पूरे होते हैं तो कम से कम यूनियन नहीं। लेकिन कमर इस तरह तो ज़ारा कोई नहीं आपको आके मिलाएगा जब तक के ज़ारा आप वहां पे जाएंगे नहीं, रीट नहीं करेंगे, आप उनसे जाके कहेंगे नहीं, तब तक तो आपको कोई दोबारा आके तकसीम करेगा, आपकी यूनियन काउंसिल तो नहीं बनाएगा ना। नहीं सर, हमारी मुशावरत जारी है। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जाएं उस लेवल तक जाएं कि हमें एक यूनियन काउंसिल मिले। ठीक है, क्योंकि आप मेरे ख्याल में आपके पास टाइम नहीं है। नूरकोट जो है ये यूनियन काउंसिल अली सोजल का लास्ट आखिरी इलाका है। ये कस्बा जात, ये नूरकोट हो गया, आनियारी हो गई, ये आखिरी कस्बा जात है। यहाँ पे सहूलियात का फुकदान इतना है कि आपके पास प्राइमरी स्कूल जो है वो उसकी बिल्डिंग तक मौजूद नहीं है। तो मैं क्या कहूँ कि हम एक यूनियन काउंसिल में रह के भी वो हासिल कर लेंगे जो हम करना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर यूनियन काउंसिल दो बन जाती है, एक यूनियन काउंसिल और बन जाती है तो कम से कम फंड्स के हिसाब से इजाफा होगा और मेरे ख्याल में वो सहूलियात हमें मैसर आ सकती हैं कि जो इससे पहले नहीं आई। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार मुझे ज्वाइन करने का, बहुत शुक्रिया आपका। काजी अमजद एजुकेट साहब, चूंकि अब आप पे प्रोग्राम मैंने खत्म करना है तो जिस तरह आपने सबकी बात सुनी, जिस तरह वकार कह रहे हैं या कमर कह रहे हैं कि हमने बल्दियाती इंतखाबात की राह में रोड़े नहीं अटकाने चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए, इन इलेक्शन को होने देना चाहिए। दूसरी बात वकार जिस तरह कह रहे हैं कि हमने ना तो कोई रीट भी नहीं की हुई है और ना हम रीट करने जा रहे हैं, ये भी मतलब इस तरह ज़रा गवर्नमेंट आके आपकी यूनियन काउंसिल को भी तकसीम नहीं करेगी और नहीं बनाएगी। तीसरी बात ये कि जिस तरह शकील साहब कह रहे हैं कि हमारी आबादी ही 13,756 की आबादी है हमारे पास, तो उसमें पिनकोड के 4,000 अगर शामिल भी कर लिए जाएं तो ये तकरीबन 18,000 बन जाएंगे, फिर भी यूनियन काउंसिल्स 2 नहीं बन सकेंगी। तो इस पर ज़रा अभी एक आखिरी ऑप्शन यही बचता है कि ज़रा आपको पोटी छपनियों के साथ शामिल किया जाएगा। अदरवाइज अगर और क्या मतलब इस पर आपके पास अगर कोई दूसरा ऑप्शन है तो प्लीज। शायद अजीज साहब बिल्कुल जा फरमाया आपने कि ज़ाहिर है डेफिनेट इसके बाद हमारे पास आखिरी ऑप्शन तो वही बचेगा जो ऑलरेडी शायद इंतजामिया करने जा रही है। इस हवाले से हम उज़रात में तो जाएंगे इंशाल्लाह, उस पर हमारी मुशावरत आलमोस्ट आखिरी मरहले में है
तो हम उजरात में जाएंगे, अपने आर्गूमेंट्स भी देंगे। हम जो रिटर्निंग अफसर हैं डिस्ट्रिक्ट सेशन अमजद साहब से मेरा राब्ता शायद मुनक़ता हो गया। खैर ख़वातीन व हज़रात, ये था हमारा आज। तो हम इंशाल्लाह भरपूर तरीके से अपने जी बोले। जी मैं माजरत चाहता हूँ कि डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, मैं गुजारिश ये कर रहा था कि हम डेफिनेट गुजरात में जाएंगे। हम तो हर वो दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश करेंगे जहाँ से हमें कोई रिलीफ मिल सके, जहाँ से हमें इस जुल्म और सितम के खिलाफ जो भी कोई रेमेडी हम हासिल कर सके। तो बहरहाल फिलहाल तो हम गुजरात के हवाले से तैयारी कर रहे हैं। तो अल्टरनेट आखिरी हल यही है कि अगर ये ना हुआ तो ऑलरेडी समय तो करने जा रही है। और सेकेंडली हम सब डिवीजन, अगर जिस तरह डीसी साहब ने पहले हमारे डेलीगेशन को कहा था कि आप सब डिवीजन के हवाले से तैयारी करें, तो हम उस हवाले से भी मशावरत कर रहे हैं और मशावरत का अमल मुकम्मल करके उस हवाले से भी हम इंशाल्लाह तैयारी करेंगे। मतलब आखिरी ऑप्शन आपके पास ये है कि आप कोर्ट जाएंगे? कोर्ट जी, गुजरात में तो हम जा रहे हैं और साथ हम रिट के हवाले से भी मशावरत कर रहे हैं और हो सकता है कि हम हाई कोर्ट में रिट भी करें इसके खिलाफ। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका काजी अमजद एडवोकेट साहब, आप मेरे साथ मौजूद थे आज के प्रोग्राम में, आपका बहुत शुक्रिया। कौसर हबीब साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे आज। सरदार साबिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। उसके बाद मेरे साथ शकील साहब आप मौजूद थे अली सोचन में, आपका बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्रोग्राम में रहने का। ख़वातीन हज़रात, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हम आज ये डिस्कस कर रहे थे कि यूनियन काउंसिल्स की चूंकि तकसीम पे एक बहुत बड़ा वाबेला है। जिस तरह बनजोसा में आपने प्रोटेस्ट देखा, जंडाली में आपने देखा, उसके बाद हुसैन कोट, ये बहुत सारा प्रोटेस्ट आपने देखा, इन तीनों जगहों में प्रोटेस्ट देखा। उसके बाद दोथान में चूंकि मैं राब्ता नहीं करवाया, दोथान में हमने राब्ता करना था, दोथान में हमने राब्ता नहीं किया। दोथान वालों से हमने बात करनी थी, अगले प्रोग्राम में दोथान वालों से हम बात करेंगे इस इशू पे। पिडकोट वालों का एक बड़ा जेन्युइन इशू है कि वो जा रहा है, एक तरफ तो हल्का नंबर 3 में है और दूसरी तरफ उनको हल्का नंबर 2 में शामिल किया जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू था पिडकोट वालों का। बुनियादी सहूलियात का भुगतान चूंकि पूरे आज़ाद कश्मीर में है, लेकिन पिडकोट में बिलखुसूस ज़्यादा है। पिडकोट में जो कि बुनियादी जो सहूलियात है पिडकोट में वो बिल्कुल ना होने के, बल्कि बुनियादी आप कह सकते हैं कि ज़रूरियात ना होने के बराबर है। उसके अलावा जो इशूज़ थे कि जहाँ पे आबादी अगर ज़्यादा है तो आबादी के एतबार से यूनियन काउंसिल्स तकसीम की जाए, यूनियन काउंसिल बढ़ाई जाए, ताकि आवाम जो बुनियादी तौर पर जो बुनियादी ज़रूरियात से महरूम है उनको, ताकि वो उनकी बुनियादी ज़रूरियात मिल सकें। मिसाल एक बहुत ही बड़ी मिसाल है पिडकोट की कि पिडकोट में ना तो कोई रोड है, ना कोई स्कूल है, ना कोई अस्पताल है। वहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, वहाँ पे बुनियादी ज़रूरियात वहाँ पे बिल्कुल नहीं है लोगों के पास। अगर आपने अपने बच्चों को पढ़ाना है तो आपने वहाँ से शिफ्ट होना है, रावलपिंडी इस्लामाबाद जाना है, हजीरा जाना है, रावला कोट जाना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है। तो इस दफ़ा भी यही हो रहा है कि पिडकोट को हो सकता है शायद पोटी छपरियाँ के साथ मिला दिया जाए, तो वो फिर ये महरूमियों का उनका जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी रहे। ख़वातीन व हज़रात, मेरे प्रोग्राम में शामिल रहने का बहुत शुक्रिया आपका। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।